हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन गुरुशिला पढ़ाकू अड्डा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और शिक्षा मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अधगम की प्रकृति को जाना और आज की क्लास में हम अधगम की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ जो कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हमारा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अधगम की प्रकृति को किसने दिया, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम अधगम की प्रकृति को पढ़ते हैं, या कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अधगम की प्रकृति के बारे में बताया जिसे सभी व्यवहारवादी स्वीकार करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे स्किनर और वाटसन के बारे में। स्किनर और वाटसन व्यवहारवादी। स्किनर और वाटसन ने अधगम की प्रक्रिया के बारे में बताया जिसे लगभग सभी ने स्वीकार किया। इसीलिए इनके अनुसार जो अधगम की प्रक्रिया बताई गई उसे हमारे सिलेबस में स्वीकार किया गया है, हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि अधगम की जो प्रक्रिया है उनका प्रतिपादन स्किनर और वाटसन ने किया था। इसके अलावा हम लोग शुरू करते हैं अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अभिप्रेरणा माने मोटिवेशन। मोटिवेशन दोस्तों, अधगम की प्रक्रिया से तात्पर्य है लर्निंग प्रोसेस। मतलब जब भी हम कुछ सीखते हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से वो प्रोसेस आगे बढ़ती है उसके बारे में जानना ही अधगम की प्रक्रिया को जानना होता है। मतलब जो कुछ भी हम सीखते हैं उसकी क्या प्रोसेस रहती है, सीखने की प्रोसेस क्या रहती है, कुछ अधगम की प्रोसेस क्या रहती है, वही हमारी अधगम की प्रक्रिया है। पिछली क्लासों में हमने जाना कि अधगम होता है क्रमबद्ध तरीके से, एक निश्चित रूप से होता है। जैसा कि स्किनर ने बताया कि अधगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर मतलब वृद्धि होती है लेकिन क्रमबद्ध तरीके से ऊपर की ओर होती है। इसी प्रकार से अधगम की जो प्रक्रिया बताई गई उसमें भी बताया गया कि किसी भी प्रकार से अधगम करने का या किसी भी वस्तु को सीखने का एक निश्चित क्रम होता है, सीखने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि सबसे पहले अभिप्रेरणा को देखते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन मतलब बालक के अंदर जब भी किसी भी कार्य के प्रति अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है या मोटिवेशन उत्पन्न होती है तो वो स्वयं ही किसी लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है। जैसे कि आम जिंदगी से अगर हम जोड़कर देखें तो एक अवस्था के बाद प्रत्येक बालक को लगता है कि उसे नौकरी करनी चाहिए, कोई जॉब करनी चाहिए, या कोई ऐसा जीविकोपार्जन का एक साधन उसे प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे उसे जीविकोपार्जन में आसानी हो सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर साथी जो शिक्षित हैं या नौकरी करना चाहते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जरूरत आवश्यकता के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। जैसे कि हमारे साथियों ने माना कि उन्हें लगा कि मैं किसी बात को अच्छे से किसी को समझा सकता हूं, मैं ज्ञान का संवर्धन कर सकता हूं, सरल शब्दों में मैं टीचिंग कर सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने बालक के अंदर अभिप्रेरणा आई कि मुझे शिक्षक बनना चाहिए।
शिक्षक बनने के लिए मोटिवेशन आया उसके अंदर से अभिप्रेरणा आई कि मुझे शिक्षक बनना है। किस लिए? नौकरी प्राप्त करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर अभिप्रेरणा का जन्म हो गया, हमारे अंदर से मोटिवेशन आया कि शिक्षक बनने के लिए या टीचर बनने के लिए या टीचिंग की जॉब करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे साथी बीएड या बीटीसी कर लेते हैं। बीएड या बीटीसी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके शिक्षक बनने के लिए, उनके अभिप्रेरणा को सार्थक बनाने के लिए लक्ष्य उनके सामने एक शैक्षिक परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा सामने आती है। अब क्या होता है कि उनके अंदर जो नौकरी करने के लिए या जॉब करने के लिए अभिप्रेरणा जन्म लिया था, वो लक्ष्य का मतलब होता है गोल, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। क्या होता है आगे जाने पर? आपके अंदर जॉब करने के लिए अभिप्रेरणा आई, मोटिवेशन आया, आपने एक लक्ष्य का निर्धारण किया कि मैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत नौकरी करना चाहता हूं। आपने बीएड या बीटीसी किया, अब आपका लक्ष्य शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास करना हो गया। आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया। इसको जानने के बाद, अब लक्ष्य को निर्धारण करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तैयारी करने के लिए आपको उन विषयों को जानना पड़ेगा जो उससे संबंधित हैं। जैसे कि हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान भी उसी को लेकर के पढ़ रहे हैं। लगभग सभी साथियों ने ग्रेजुएशन तक इस विषय को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उनको ये विषय अब जाके पढ़ना पड़ रहा है। उनमें से ज्यादातर साथी इस विषय को मन से पढ़ रहे हैं और उनमें से कुछ ज्यादातर साथी इस विषय को सिर्फ परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ना दोनों को ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उस विषय के प्रति समायोजन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का मतलब है आपकी इच्छा है अथवा नहीं है, आपको उस विषय को सीखना है तो उस विषय के प्रति आपको अनुकूलित होना पड़ेगा, आपको उस विषय के प्रति अनुकूलन करना पड़ेगा। ये ही समायोजन या एडजस्टमेंट कहलाता है। इसको हम अनुकूलन भी कहते हैं। अब दोस्तों, जब हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूलन करते हैं, अनुकूलन करने में हमेशा ही कोई ना कोई बाधा जरूर आती है। बाधा को हम बैरियर के रूप में जानते हैं। बैरियर। अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ने के लिए आपको समायोजन की आवश्यकता पड़ी और समायोजन करने के लिए बीच में बाधा आ गई। अब हम जानेंगे कि जब ये बाधा आई, बाधा किस रूप में हो सकती है। बाधा सबसे पहले जानना जरूरी है कि समायोजन करने के लिए, अनुकूलन करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए जो बाधा आती है वो किस रूप में आ सकती है। हो सकता है कि मोटिवेशन का अभाव हो जाए। लक्ष्य प्राप्त करते समय जो मोटिवेशन आपने पहले ही प्राप्त कर लिया था, हो सकता है उसकी कमी आ जाए, या हो सकता अन्य प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, जैसे कि आपकी रुचि का ना होना, आपका वातावरण सही ना होना, या विषय वस्तु को आपको समझ में ना आना, ज्ञान का आपको बोध ना होना, किसी चीज को ठीक से ना समझ पाना, आपकी बाधा के रूप में देखा जा सकता है। बाधा के रूप में हम जब देखते हैं तो यहां पे
शिक्षक की संकल्पना का जन्म होता है। इसको हम शिक्षक की आवश्यकता महसूस होती है ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी लक्ष्य के प्रति समायोजन करने में बालक को बाधा आती है तो उसे किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन में हो सकता है पाठ्यक्रम दिया जाए, शिक्षक दिया जाए, विद्यालय दिया जाए या परिवार दिया जाए, तो हम उसमें से शिक्षक को सही मानेंगे। शिक्षक का यहाँ पे कार्य क्या है जानना जरूरी है कि इस बाधा को शिक्षक किस प्रकार से दूर कर सकता है। तो जब भी बालक लक्ष्य से के प्रति आगे बढ़ता है, समायोजन करने के लिए जब भी उसे बाधा प्राप्त होती है तो शिक्षक की संकल्पना का जन्म होता है। एक शिक्षक बालक की बाधाओं को दूर करने के लिए मित्र की तरह उसके पास आता है, सहयोगी की तरह उसके पास आता है, अभिभावक की तरह उसके साथ रहता है। अब बालक के से जब शिक्षक जुड़ जाता है या अधिगमकर्ता से या लक्ष्य के प्रति उन्मुख बालक से शिक्षक जुड़ जाता है तो वो शिक्षक विभिन्न प्रकार से बालक की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। कैसे? बालक को अगर कोई विषय वस्तु को समझने में समस्या आ रही है तो ऐसे में शिक्षक उस विषय वस्तु को सरल बनाने की कोशिश करता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चों को किसी विषय वस्तु को याद करने में समस्या आ रही है और वो याद करना बहुत आवश्यक है, तो आपने देखा होगा कुछ टीचर कुछ ट्रिक की सहायता लेते हैं जिन्हें रट लिया जाता है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता शिक्षक निकालने का प्रयास करता है जिससे ये बाधा समाप्त हो सके। इस बाधा को दूर करने के लिए शिक्षक सभी प्रकार के प्रयत्न करता है, जैसे पाठ्यक्रम को सरल एवं रोचक बनाना, बालक के अनुरूप वातावरण उत्पन्न करना, बालक की कठिनाइयों का पता करके उनका उपचार करना, जिसको हम लोग निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत पढ़ते हैं। बालक की शिक्षण से संबंधित जो दोष हैं उनका पता करके उन्हें दूर करना। इस प्रकार की कई प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं और यहीं से शिक्षक के द्वारा आवश्यकता पड़ती है शिक्षण प्रविधियों की। इनके बारे में हम लोग जानते हैं प्रविधियां। प्रविधियां मतलब है शिक्षण की ऐसी विधियां जिनसे हम आसानी से उस विषय वस्तु को बालक ग्रहण कर सके। तो बाधा जब उत्पन्न होती है तो शिक्षक की संकल्पना आती है और शिक्षक शिक्षण विधियों का, शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग करके बालक की बाधा को दूर करने का प्रयास करता है। अब आगे देखेंगे कि जब बालक में अभिप्रेरणा आती है और वो लक्ष्य के प्रति उन्मुख होता है या लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जब वो समायोजन करता है तो बाधा प्राप्त होती है और शिक्षक उस बाधा को दूर करने का प्रयास करता है। जब ये बाधा दूर हो जाती है तो बालक समायोजन कर लेता है। जब भी हम किसी ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो हम उस विषय के प्रति समायोजन कर लेते हैं। जैसे कि हमें किसी विषय को पढ़ने की इच्छा है या किसी परीक्षा के लिए किसी विषय को पढ़ने की आवश्यकता है। परीक्षा को देना हमारा मोटिवेशन है या परीक्षा के प्रति हमारी जो अभिप्रेरणा है वो हमें उन्मुख करेगी उस परीक्षा को पास करने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए। वो परीक्षा हमारा लक्ष्य हो गया। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, सिलेबस की आवश्यकता पड़ती है, सब्जेक्ट हैं जो उससे संबंधित हैं, जो विषय हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। कोचिंग संस्थानों की हम सहायता इसीलिए लेते हैं कि जो बीच में जो बाधाएं आती हैं उनको हम दूर कर सकें। अब हम कई प्रकार की किताबों से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ किताबों से हमें समझ में आता है और कुछ किताबों से समझ में नहीं आता है। ऐसे में हम क्या करते हैं? क्या
जिन किताबों को पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या आप उन्हीं में कोशिश करते रहते हैं, आप किसी दूसरी किताब को पढ़ने का प्रयास करते हैं? हो सकता है एक किताब से पढ़ने पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, दूसरी किताब को पढ़ने से वही सामग्री आसानी से आपको समझ में आ जाए। मतलब आपको जो विषय पढ़ना है, जो ज्ञान प्राप्त करना है, उस ज्ञान के प्रति आपको अनुकूलित होना पड़ेगा, समायोजित होना पड़ेगा। परीक्षा में अगर इतिहास विषय पूछा जा रहा है और आपकी इतिहास की कोई रुचि नहीं है, आपको अगर वो परीक्षा देनी है तो इतिहास के प्रति आपको अनुकूलित होना पड़ेगा। अनुकूलित होने का तात्पर्य है कि आपको उस इतिहास को आप जो बाधा समझ रहे थे, जो समस्या समझ रहे थे, अब आपको उसी विषय को अवसर समझना होगा। हमारे बहुत से साथियों को शिक्षा मनोविज्ञान में समस्या आती है। शिक्षा मनोविज्ञान, उनका कहना है कि ये विषय नया है, हमने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा, इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको ये निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा। क्या आप बिना शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़े शिक्षक बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। अब आपको क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रति अनुकूलित होना पड़ेगा। अब जब आप शिक्षा मनोविज्ञान के प्रति अनुकूलित होने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। जैसे विषय में आने वाले कुछ शब्दों को आपको समझने में समस्या होगी, कुछ परिभाषाओं को समझने में समस्या हो सकती है, बहुत सारी ऐसी थ्योरी हैं जिनको समझने में आपको समस्या हो सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? क्या उसको छोड़ देते हैं? जी नहीं, हम उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। कैसे? उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम नोट्स लेते हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम गाइड या किताबों का प्रयोग करते हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम उससे संबंधित विशेषज्ञों या टीचर की सहायता लेते हैं। वही काम यहाँ पर है कि शिक्षक प्रविधियों के माध्यम से बालक की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। और जब ये समस्याएं दूर हो जाती हैं, आपकी विषय से संबंधित समस्या अगर दूर हो गई तो आप उस विषय के प्रति समायोजित हो जाएंगे, अनुकूलन कर लेंगे। आपको अभी तक वो ज्ञान को प्राप्त करने में समस्या आ रही थी, आप उस विषय को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब उसी में आनंद लेने लगे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को समायोजित कर लिया है उस विषय वस्तु के प्रति। जब आप ये समायोजन कर लेते हैं तो समायोजन करने के बाद जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है, जिस ज्ञान के प्रति आपने समायोजन किया है, वो ज्ञान का आप व्यवस्थापन करते हैं। व्यवस्थापन क्या होता है? व्यवस्थापन का मतलब होता है संगठन। अब शायद आप आसानी से समझ रहे होंगे, और अगर अब भी नहीं समझे तो ऑर्गेनाइजेशन को समझ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थापन, आपने क्या किया कि समायोजन किया ज्ञान के प्रति, और जब आप उस ज्ञान के प्रति समायोजित हो गए, अनुकूलित हो गए, अब आपने उसी ज्ञान का अपने मस्तिष्क में संगठन कर लिया। संगठन का सीधा सा अर्थ होता है इकट्ठा कर लेना। मतलब जो भी आपने ज्ञान को ग्रहण किया था उसमें आपने अपने अनुकूलन के अनुसार, समायोजन के अनुसार अपने मस्तिष्क में उसको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने का मतलब है आप उस चीज को सीख गए। जिस विषय वस्तु के प्रति आपने लक्ष्य का निर्धारण किया, लक्ष्य के निर्धारण के लिए आपको जो समायोजन करना पड़ा, समायोजन करते समय जो भी बाधाएं आई, उन बाधाओं को आपने दूर किया। उन दूर करने के बाद जो ज्ञान आपने इकट्ठा किया, उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में आपने इकट्ठा कर लिया, उसका समायोजन कर लिया। समायोजन करने के बाद अब जब आप उस चीज को सीख गए हैं, उस ज्ञान को सीख गए हैं, उस विषय वस्तु को सीख गए हैं, तब आप में पुनः एक बार फिर से क्या होगा? मोटिवेशन उत्पन्न होगा। कैसे? जब भी हम किसी चीज को सीख लेते हैं, किसी काम को करना सीख लेते हैं, किसी ज्ञान को सीख लेते हैं,
तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि हो सकता है वो कई प्रकार से आपको लगे कि जो चीज मैंने सीखी है मैं किसी और को भी सिखाऊं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें क्या बाधाएं आई थी और मैंने उसे किस प्रकार से दूर किया। आपको लगता है कि वो बाधाएं दूसरे व्यक्ति जो उसको सीखने जा रहा है उसके जीवन में भी आ सकती है, उसके सीखने की प्रक्रिया में भी आ सकती है, और उन बाधाओं का समाधान जो मुझे पहले से ज्ञात है उस बाधाओं का समाधान मैं उसे आसानी से बता सकता हूं। इस प्रकार का मोटिवेशन भी आपके सामने आ सकता है। मोटिवेशन कई प्रकार से आ सकता है। जिस ज्ञान का आपने, जिस कार्य का आपने संगठन किया है दिमाग में, हो सकता है आप उस कार्य को अन्य व्यक्तियों से बेहतर कर सकें, यही आपका मोटिवेशन हो सकता है। आप उसे विभिन्न रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपने बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ी, अगर आप बहुत अच्छा इसको पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि इससे संबंधित मैं, आप हो सकता है आपकी इच्छा होगी मैं ऐसी सब्जेक्ट से पीएचडी कर लूं, या आगे अन्य जो बड़ी परीक्षाएं हैं प्रवक्ता के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं, टीचर, प्राइमरी टीचर के बाद। मतलब कि जब भी ज्ञान का संगठन होता है हमारे दिमाग में तो हमें पुनः मोटिवेशन प्राप्त होता है, फिर से मोटिवेट हो जाते हैं हम। और जब हम दोबारा से मोटिवेट हो जाते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, नया लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, और नए लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो नई बाधाएं आती हैं, नई बाधाओं को दूर करने वाले लोग आते हैं, और जब वो बाधाएं दूर हो जाती हैं तो फिर से समायोजन होता है, और जब समायोजन हो जाता है तो ज्ञान का फिर से संगठन होता है, और जब नए ज्ञान का संगठन होता है तो फिर से नई अभिप्रेरणा का जन्म होता है। और ये क्रम इसी प्रकार से आगे चलता रहता है। ये बताया हमारे स्किनर और वाटसन महोदय ने। और दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात है कि जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होता है, वो दो प्रकार से होता है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और दूसरा बाह्य रूप में अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। आंतरिक और बाह्य रूप में अभिप्रेरणा किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो बाह्य रूप में हम लोगों ने जाना कि बाह्य रूप में अभिप्रेरणा दंड और पुरस्कार, दंड और पुरस्कार द्वारा प्राप्त होती है, जबकि आंतरिक रूप में अभिप्रेरणा जैविक हो सकती है और मनोसामाजिक हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा बाह्य रूप में कैसे होती है। इसके बारे में स्किनर और वाटसन महोदय ने सबसे पहले अभिप्रेरणा बाह्य रूप में बताई थी, लेकिन बाद में अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में स्वीकार की गई। बाह्य रूप में अभिप्रेरणा मतलब किसी बालक को जब हम दंडित करते हैं, दंडित करना का मतलब है सकारात्मक रूप से दंडित करना, तो दंड से बचने के लिए भी वो प्रेरित हो जाता है। कभी कभी बालक को जब विद्यालय में शिक्षक गृह कार्य करने को देते हैं तो वो नहीं करता है, अगले दिन शिक्षक उसकी डांट लगाते हैं और फिर वो डांट से बचने के लिए गृह कार्य को करना प्रारंभ करता है, ये दंड हो गया। पुरस्कार का मतलब है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत से विद्यार्थी कंपटीशन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तो ये पुरस्कार के द्वारा अभिप्रेरणा हो गई, पुरस्कार के लिए अभिप्रेरणा हो गई। उसके बाद आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा होती है जैविक रूप से, जैसे कि बालक के अंदर उसकी जन्मजात विशेषताओं के कारण, मूल प्रवृत्ति के कारण। जैसे बालक के अंदर अगर बचपन से ही कुछ अनुसंधान या रिसर्च करने की अभिप्रेरणा है, बचपन से ही वो कुछ ना कुछ करता रहता है, तो हो सकता है बड़ा होकर के वो एक कुशल इंजीनियर बन जाए, क्योंकि आंतरिक रूप से जैविक अभिप्रेरणा है उसके पास। मनोसामाजिक अभिप्रेरणा मतलब वातावरण से उसको किस प्रकार की अभिप्रेरणा मिल रही है। वातावरणीय अभिप्रेरणा जो
आंतरिक रूप से उसमें विद्यमान हो जाती है। वो अंदर से ही सोचता है कि समाज की क्या मांग है, उसी प्रकार से उसके मस्तिष्क की संरचनाओं में निर्माण होने लगता है और वो उसी प्रकार से अभिप्रेरित हो जाता है। लक्ष्य की उत्पत्ति ही अभिप्रेरणा के कारण होती है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व्यक्ति अभिप्रेरणा के कारण ही करता है। और दोस्तों, बाधाओं को बैरियर के रूप में हमने जाना, जिसमें से शिक्षक की संकल्पना का जन्म होता है और शिक्षक प्रवृत्तियों को लेकर आता है। समायोजन अनुकूलन, बालक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समायोजन या अनुकूलन करता है तो उसको बाधाएं आती हैं। जब बाधाओं को समाधान करने के बाद बालक उस ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान का संगठन करता है, ज्ञान का व्यवस्थापन करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज करता है, तो उसके मस्तिष्क में संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं और फिर से वो नए व्यवहार के लिए अभिप्रेरित हो जाता है। अधिगम की प्रक्रिया, इसको आपको समझने में शायद कोई समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसे स्ट्रक्चर बेस से मैंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से जैसे पॉइंट टू पॉइंट जैसे कि समझाया जाता है, अगर मैं उसको इस तरह से आपके साथ पेश करता, आपके सामने पेश करता, तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती थी। मुझे लगा कि ये तरीका ज्यादा अच्छा है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, तो मैं आगे आने वाले वीडियोज में भी, आगे आने वाले लेक्चर में भी इसी प्रकार से कोशिश करूंगा कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से या कुछ नए तरीके से टॉपिक को समझाने की कोशिश करूं। और आपको लेक्चर जैसा भी लगा हो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम कल फिर से नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ, शिक्षा मनोविज्ञान के ही किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और शायद कल हम अधिगम के वक्र के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और आनंद लेते रहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। धन्यवाद।